हेलो बेटा, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। दक्षिणा ई क्लासरूम में आपका मेरे साथ बहुत बहुत स्वागत है। आज की बेटा ये पहली क्लास, और इस क्लास के अंदर इस नए वीक के साथ, इस नए जोश के साथ आपका एक नया चैप्टर शुरू होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। बहुत दिन हो गए हम लोग जूलॉजी नहीं पढ़े, तो आज की क्लास में बेटा हम लोग जूलॉजी स्टार्ट करें। आप पैटर्न देखते रहे चैप्टर्स का, तो हम पिछले कुछ वक्त से हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी कर रहे थे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपने कम से कम बैक टू बैक 3 चैप्टर्स को फिनिश ऑफ कर ही लिया है। यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि हम जूलॉजी का लास्ट वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद जूलॉजी के 1-2 चैप्टर्स पेंडिंग है। ये वाला चैप्टर अभी हमारे लिए समझना ज़रूरी। क्या कहता है ये चैप्टर? इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आप समझ लीजिए वर्ड कोऑर्डिनेशन। क्या वर्ड है? कोऑर्डिनेशन। बेटा कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपका शरीर एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से चल रहा है। इसको हम कैसे समझाते हैं कि जो चीज़ जब होनी चाहिए तब ही हो रही है। आपका हार्ट पंप कर रहा है, आपके सांस ली जा रही है, सांस छोड़ी जा रही है, आवाज़ इस तरीके से निकल रही है। बॉडी में जब चल रहा है तो बैलेंस प्रॉपर बना हुआ है, आंखें ब्लिंक कर रही हैं, सब कुछ अपने तरीके से सही तरीके से हो रहा है। खाना स्टमक में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंटेस्टाइन से वापस स्टमक में जा रहा है, यानी सही सब कुछ एक तरीके से चल रहा है, कोऑर्डिनेशन से चल रहा है। यानी इन द मोस्ट बैलेंस्ड मैनर के अंदर आपकी बॉडी ऑपरेट कर रही है। ये आप समझ सकते हैं। तो अगर आपको पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेशन बनाना है, तो कोऑर्डिनेशन बनाने से कंट्रोल जो होता है ना आपका बॉडी का, कंट्रोल ओवर बॉडी इंक्रीजेस। और अगर कंट्रोल ओवर बॉडी इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है? हम लोग किसी भी स्टिमुलस को एफिशिएंट रिस्पॉन्स दे सकते हैं, किसी भी स्टिमुलस को एफिशिएंट रिस्पॉन्स दे सकते हैं। एंड इसकी वजह से अगर आप किसी स्टिमुलस को एफिशिएंट रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो मैं आपको समझाऊंगा ये वाली बात। अगर आप एफिशिएंट रिस्पॉन्स दे रहे हो तो उसकी वजह से ऑप्टिमल लिविंग। इंग्लिश के वर्ड्स अभी अभी बनाए एग्जैक्टली मैं बोलूँगा, ये जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं ये अभी अभी बेटा ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ये एक तो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। देखो इसके डॉट्स कैसे कनेक्ट करता हूँ। कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल ओवर बॉडी इंक्रीजेस। समझा दो। ऐसा है कि आप जंगल में जाते हैं और जंगल में जाने के बाद आपको एक शेर दिखाई देता है, तो आंखों ने शेर को देखा। अब आंखों ने जैसे शेर को देखा तो बॉडी इस तरीके से कोऑर्डिनेटेड है कि अब आपका दिल का धड़कन धक 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 बढ़ जाएगी, आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, और अब आपकी मसल्स टेंस हो जाएंगी। अब आप भागने के लिए तैयार हैं। आंखों ने देखा, दिल की धड़कन क्यों बढ़ गई? क्योंकि आंखों से सिग्नल ब्रेन में गया और ब्रेन से सिग्नल हार्ट के पास गया कि अपनी स्पीड बढ़ाओ। तो क्या आपके नर्वस सिस्टम ने पूरी बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रखा है? जरूरत आंखों से देखने पे पता लगी हमें, और दिल की धड़कन बढ़ गई, बॉडी तैयार हो गई, भागने के लिए तैयार है। तो कोऑर्डिनेशन हो रहा है। और इसके साथ साथ जब कोऑर्डिनेशन हो तो बॉडी के ऊपर कंट्रोल इंक्रीज हो जाता है, डेफिनेटली इंक्रीज होता है। अब आप क्या कर सकते हो? यू आर रेडी टू रन, और रन करके आप एफिशिएंट रिस्पॉन्स देते हो, एफिशिएंट रिस्पॉन्स करके भागते हो और बच गए। दैट मीन्स ऑप्टिमल लिविंग। आपने अपने जीवन को बचा लिया, ऑप्टिमाइज कर लिया अपनी लाइफ की पॉसिबिलिटी टू रिमेन अलाइव। आप जिंदा रह गए, बेसिकली ऑप्टिमल लिविंग। सेम चीज़ आप समझ सकते हैं। तो बेटा यही चीज़ है कि आप अगर बहुत ही ज़्यादा ठंडे इलाके में जा रहे हो तो आपकी बॉडी एकदम शिवर करना शुरू कर देगी। अगर आप बहुत ही गर्म एरिया में जा रहे हो तो आपकी बॉडी से पसीना आना शुरू कर देगा। तो ये सब चीज़ें होने लगती हैं, और इन सब चीज़ों में कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ बात ये समझने वाली है कि बॉडी पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन से चल रही है। ठीक। तो बेटा अब हमारे पास मुद्दा आता है, हाउ, कैसे होता है ये कोऑर्डिनेशन, हाउ। इस मुद्दे को समझ लेने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट समझाऊंगा, आप उन पर ज़रा फोकस कीजिएगा। हाउ करने के लिए हमारी बॉडी में 2 सिस्टम्स होते हैं। कौन से? कितने? 2 सिस्टम्स होते हैं जो हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेशन करने में मदद करते हैं। एक होता है नर्वस, या इसके बराबर आप वर्ड लिख सकते हो न्यूरल। नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम। क्या सिस्टम के बारे में आप पढ़ा है? 100%। हमने 12 लेक्चर्स का एक चैप्टर किया था, नर्वस सिस्टम को पूरा का पूरा पढ़ा था।
नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को किस तरीके से कंट्रोल किए बैठा है, हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस को कैसे इफेक्ट दे रहा है, वो नर्वस सिस्टम। आज के चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनल सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? हार्मोनल सिस्टम। बेटा इस चैप्टर में हार्मोनल सिस्टम पे आपको फोकस करना है एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि हार्मोन्स एक तरीके से केमिकल्स ही तो होते हैं एंड अब पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करना है, पूरी बॉडी के रिस्पॉन्सेस को इंटीग्रेट करना है ताकि एफिशिएंट रिस्पॉन्स आए और ऑप्टिमल लिविंग हो पाए। इतना क्लियर? तो बॉडी में नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम बेटा ये दोनों ये वाला काम करते हैं, आपकी बॉडी को ऑप्टिमाइज करवाते हैं, आपकी बॉडी को अलाउ करते हैं कि ऑप्टिमल लिविंग हो सके। यहाँ पे अगर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो जो ये न्यूरल सिस्टम होता है ये वाला, इसका रिस्पॉन्स होता है फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड। जो हार्मोनल सिस्टम होता है इसका रिस्पॉन्स होता है स्लो बट लॉन्ग लिव्ड। यानी असर की बात करें तो इसका असर लंबे देर तक रहता है। तो आओ देखते हैं कैसे होता है। देखो यार, यहाँ ना टॉपिक आता है, टॉपिक का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। तो आज ना मैं आपको कुछ ना ग्लैंड्स के बारे में आइडिया देना चाहता हूँ कि ग्लैंड्स होते क्या। यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि हम सबसे पहले ग्लैंड्स की ही बात करते हैं, सबसे एंड में करवा देता हूँ। देखो इधर टॉपिक है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स होते क्या हैं बेटा? ग्लैंड्स आर derived from epithelial tissue। क्या बोला मैंने? जो हमारे शरीर में बेटा एपिथेलियल टिश्यू होता है, उस एपिथेलियल टिश्यू से बनते हैं ये सारे के सारे ग्लैंड्स, उससे डिराइव्ड होते हैं। अभी एपिथेलियल टिश्यू से बनते हैं तो जायज़ सी बात है कि ग्लैंड्स के अंदर जो सेल्स होंगे वो सेल्स क्या काम करते हैं बेटा? जो ग्लैंड्स में सेल्स होते हैं वो सेल्स सिक्रीशंस करते हैं, ये नाम समझते हैं। अब ग्लैंड्स के सेल जब सिक्रीशंस करेंगे तो सिक्रीशंस जो सेल्स की होती है, ग्लैंड्स के सेल्स की सिक्रीशन होती है, उन सिक्रीशन को हम क्या कहते हैं जरा आओ देखो। ग्लैंड्स के सेल सिक्रीट करते हैं, इतना तो ये कहना 100% सही हो। सिक्रीट कर सकते हैं बेटा दो अलग अलग चीज़ें। क्या क्या हो सकता है वो? पहली चीज़ है जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं जिसको हम कहते हैं हार्मोन, और दूसरा चीज़ है एंजाइम। यानी अगर आपके पास वर्ड आता है ग्लैंड्स, तो ग्लैंड्स मॉडिफिकेशन है एपिथेलियल टिश्यू की, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज दे कैन सिक्रीट ईदर हार्मोन और एंजाइम, यानी वो दोनों एक साथ नहीं सिक्रीट कर सकते। मेरे पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा। या तो वो हार्मोन रिलीज करेंगे या फिर एंजाइम रिलीज करेंगे। इतना आप समझ सकते हैं? अगर ये वाली बात आप समझ सकते हैं तो आप यहाँ पे जो मैं क्लासिफिकेशन दिखा रहा हूँ इस क्लासिफिकेशन पे अच्छे समझना। टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के टाइप्स। बेटा जब टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स ऑब्जर्व करते हैं हम लोग तो सबसे पहला टाइप आता है एंडोक्राइन। क्या आता है सबसे पहले? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए अगर डेफिनेशन दी जाती है तो बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ पॉइंट्स बोलूँगा। सबसे पहले इनको कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखो, आप समझ लो कि ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है ये आपके पास, मान लो कि ये एक ग्लैंड है, ठीक है बेटा? ओके, एंड यहाँ से इस तरीके से ये ब्लड स्ट्रीम जा रहा है। ब्लड यहाँ पे इसके अंदर ब्लड पड़ा हुआ है, यहाँ से इस तरीके से ब्लड मूव कर रहा है। इतना समझ रहे हो? अब आप देखना, ये जो ग्लैंड है ग्रीन वाला, ये अपना सिक्रीशन डालना चाहता है कहीं पे, या तो ब्लड के अंदर या फिर किसी और ऑर्गन में, लेकिन एक डक्ट की मदद से। तो अब आपके पास जो ये वाला ग्लैंड हुआ इसको कहेंगे एक्सोक्राइन। ठीक, यहाँ पे मैंने बोला ये ग्लैंड है डक्टलेस ग्लैंड, यानी एक ऐसा ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशन डालेगा लेकिन उस सिक्रीशन के लिए उसके पास ये वाली डक्ट नहीं होगी।
एग्जाम्पल के तौर पे बेटा आपको यहाँ पे मैं एक पॉइंट दिखाता हूँ। आपने सबसे पहले चैप्टर किया था डाइजेशन, राइट? जब आपने डाइजेशन वाला चैप्टर किया था तो बेटा डाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर वो डायग्राम मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। देख लेते हैं, ये वाला डायग्राम एग्जैक्टली किया था। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अब सिक्रीशन के लिए ज़रा इस पॉइंट पे फोकस करना। मैं भी हार्मोन, एंजाइम किसी की बात नहीं करता, सब कुछ को साइड करो, सिर्फ सिक्रीशन के लिए एक पॉइंट को देखो। लिवर का लेफ्ट, लिवर का राइट लोब, लिवर का गॉल ब्लैडर लिवर के साथ एसोसिएटेड, क्या ये सिक्रीशन अपनी आगे भेज रहे हैं डक्ट के माध्यम से? ये सिक्रीशन ब्लड में भी भेज सकते हैं, ये सिक्रीशन किसी और एग्जिस्टिंग ग्लैंड में भी भेज सकते हैं, किसी एग्जिस्टिंग ऑर्गन में भेज सकते हैं, लेकिन ये सिक्रीशन अपनी इधर डक्ट के थ्रू भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे? और यहाँ पे फोकस करो जरा, ये पेनक्रियाज है बेटा, ये पेनक्रियाज अपना सिक्रीशन पेनक्रियाटिक डक्ट की मदद से भेज रहे हैं, जिसको हम डक्ट ऑफ विल्सन भी कह सकते हैं। भेज रहे हैं ना, ये पेनक्रियाज अपना सिक्रीशन इसकी मदद से भेज रहे हैं। और पेनक्रियाज तो बेटा बहुत सारे एंजाइम बनाते हैं। देखो तो पेनक्रियाज ने बनाए ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, ये सब बनाए पेनक्रियाटिक डक्ट की मदद से। यहाँ से होते होते उसने डूडेनम के अंदर भेज दिए। हमने यही तो पॉइंट पढ़ा था। तो मुद्दे की बात यह है कि पेनक्रियाज के अंदर कुछ सेल्स हैं जो सेल्स बनाते हैं एंजाइम, और वो एंजाइम्स को हम लोग किसी डक्ट की मदद से आगे भेज रहे हैं किसी और ऑर्गन के अंदर। क्या आपको ये मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही है? अगर आपको ये मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही है तो आप यहाँ पे वर्ड एक्सोक्राइन समझ चुके हैं बेटा। एक्सोक्राइन वर्ड हमें क्या समझा रहा था कि अगर कुछ भी ट्रांसफर करना है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में तो आप डक्ट के माध्यम से भेजेंगे। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ना बेटा, ये कभी भी डक्ट के थ्रू नहीं भेजता, कभी भी। इनफैक्ट क्या होता है कि ये इस तरीके से अपने पास, ये इस तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड अगर कहीं पर पड़ा है हमारे पास, तो एंडोक्राइन ग्लैंड इस तरीके से ब्लड वेसल के जस्ट पास में होता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड, या फिर मुझे कहना चाहिए इस एंडोक्राइन ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं वो इस तरीके से जो सिक्रीशन में इन्वॉल्व है वो अपना सामान सिक्रीट करते हैं, और सिक्रीट करने के बाद डायरेक्टली ब्लड में डाल देते हैं विदाउट, WO का मतलब होता है विदाउट डक्ट, बिना डक्ट के अपना सामान इस तरीके से शिफ्ट कर दिया करते। यानी इनका सामान यहाँ पर डल चुका है, जा चुका है डक्ट के बिना ही, यानी डक्ट नहीं थी तब भी चला गया। इतना बात क्लियर हुई आपको? अगर बेटा इतनी बात क्लियर हुई तो दैट मीन्स आपको एंडोक्राइन समझ आ गया। एंडोक्राइन ग्लैंड अगर आपको ये वाली बात समझ आए तो बेटा कुछ और पॉइंट्स देखो। एंडोक्राइन ग्लैंड जब भी होंगे ये क्या करेंगे? ऑलवेज सिक्रीट, हमेशा जहां पर भी होंगे हमेशा सिक्रीट करेंगे एक चीज को, ऑलवेज सिक्रीट हॉर्मोन्स। हमेशा और हमेशा क्या बनाएंगे? हॉर्मोन्स बनाएंगे। ये एंजाइम्स नहीं बनाते, ये बनाते हैं हॉर्मोन्स। कौन, किसकी बात कर रहा हूं मैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। इतना आप समझ पाए? तो डक्टलेस है, ऑलवेज सिक्रीट हॉर्मोन्स। तो अब इसके बाद हम दूसरी कैटेगरी देखते हैं टाइप्स पे, जिसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन होते हैं विद डक्ट, इनके पास डक्ट होती है। पॉइंट समझ गए? यहाँ पे इनका काम होगा ऑलवेज सिक्रीट एंजाइम। ये होंगे तो हमेशा एंजाइम सिक्रीट करेंगे। इतना डन। नेक्स्ट चीज, थर्ड कैटेगरी जो और भी इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड कैटेगरी सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहती है, बच्चों को इसमें क्लैरिटी सबसे ज़्यादा नहीं होती, तो आप मेरे साथ देखिए। इसको कहते हैं बेटा हेटेरोक्राइन, और बहुत सिंपल है, बहुत सच बताओ तो इसका काम जो होता है ना बेटा हेटेरोक्राइन का थोड़ा सा अलग है। समझाता हूँ कैसे। हेटेरोक्राइन ग्लैंड पूरा लिखते हैं, इसमें लिखते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड, अ ग्लैंड which has both exocrine part and endocrine part। यानी एक ग्लैंड, एक ऑर्गन जिसका एक हिस्सा एक्सोक्राइन की तरह काम करता है, एक हिस्सा एंडोक्राइन की तरह काम करता है। क्या आपको मेरी बात क्लियर हुई?
यानी एक ही ग्लैंड है जिसमें कुछ सेल्स एक्सोक्राइन का काम करेंगे, कुछ सेल्स एंडोक्राइन का काम करेंगे। और बेटा अगर इसका एग्जाम्पल देखना हो ना तो इसका एग्जाम्पल याद करने के लिए हम बोलते हैं पॉट, यानी पेनक्रियास, ओवरीज, टेस्टिस, इस तरीके से। इसको याद करने के लिए, इसका एग्जैक्ट फंक्शन देखने के लिए हम पेनक्रियास का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक इसमें एंडोक्राइन पार्ट होगा, एक इसमें एक्सोक्राइन पार्ट होगा। यही तो मुझे डिस्टिंग्विश करना है कि पेनक्रियास में एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या होता है। तो आओ देखो, ये जो पेनक्रियास होते हैं बेटा, एंडोक्राइन के नाम पे इसमें अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं। क्या क्या रिलीज करते हैं, फोकस करो। अल्फा सेल्स क्या रिलीज कर रहे हैं आपके पास, ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स क्या रिलीज कर रहे हैं आपके पास, इंसुलिन। समझिए, अल्फा सेल्स बना रहे हैं ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स इंसुलिन। तो ये इंसुलिन ग्लूकागॉन हार्मोन्स है ना बच्चे, तो ये रिलीज हो रहे हैं। देखो नेक्स्ट, पेनक्रियास का एक्सोक्राइन एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, चाहे ट्रिप्सिनोजन लिखो चलेगा, कोई टेंशन नहीं, इस तरीके से। और ये कौन से सेल्स बनाते हैं, एकाइनर सेल्स। और याद सच बताऊं तो आपको जो ये अल्फा बीटा सेल्स होते हैं, ये कैटेगरी होती है किसकी, सेल्स ऑफ लैंगरहैंस। सेल्स ऑफ लैंगरहैंस दो टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। इनफैक्ट जब पेनक्रियास की डिटेल्स कराऊंगा तो वहां पे आपको डेल्टा सेल्स भी बताऊंगा, सोमैटोस्टैटिन बनाते हैं। टेस्टिस का बेटा आप एग्जांपल लीजिए। टेस्टिस के एग्जांपल में एंडोक्राइन सिक्रीशन होनी है तो टेस्टिस से बनता है टेस्टोस्टेरोन। एक्सोक्राइन सिक्रीशन में ऐसी सिक्रीशन जो डक्ट में डाली जाएगी तो यहाँ पर होगा स्पर्म्स। ऐसा मानते हैं बेटा, स्पर्म्स को भी एक्सोक्राइन सिक्रीशन। तुम बोलोगे सर ये तो एंजाइम नहीं, बेटा सीमेन बनता है तो उसमें एंजाइम्स होते हैं। एंड इफेक्टिवली स्पर्म्स को, या मुझे यहाँ पे सीमेन बोल देना चाहिए, चलेगा, चलता है, एक्सोक्राइन सिक्रीशन का पार्ट माना जाता है। ओवरीज, ओवरीज के थ्रू बनाया हुआ एंजाइम क्या होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, ओवम। इतना बात समझ पाए? तो यहाँ तक आप एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड को समझ चुके हो। तो अब जब एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड को समझ चुके हो तो अब यहाँ पे मेरी नेक्स्ट कैटेगराइजेशन आती है। क्या क्या पढ़ना, वो कैटेगराइजेशन है हार्मोन। आई हैव नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ हार्मोन, कि एक हार्मोन क्या होता है। तो इसके लिए हम एनसीईआरटी को देखते हैं, एनसीईआरटी की डेफिनेशंस को देखते हैं कि हार्मोन क्या होता है। हम लोग ना ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स एंड हेंस आर कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स। हमें ये बात बहुत अच्छे से पूरे तरीके से समझ आती है, इसलिए तो हम उनको डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं, क्योंकि उनके पास डक्ट्स नहीं होती। देयर सिक्रीशंस आर कॉल्ड एज हार्मोन्स, ये भी बात हमें अच्छे से समझ आती है। द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन as a chemical produced by endocrine glands and released into the blood and transported to a distantly located target organ has current scientific definition as follows। पहले बेटा हम लोग क्लासिकल डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। क्लासिकल डेफिनेशन यानी जो उसकी पहले की डेफिनेशन हुआ करती थी। कहता है हार्मोन एक केमिकल है जो एंडोक्राइन ग्लैंड बनाते हैं, जिसको ब्लड में रिलीज किया जाता है। पॉइंट यहाँ तक खत्म। अब इसके आगे देखना, and transported to a distantly located target organ। distantly located target organ का मतलब है कि जहां से निकला ना हार्मोन वहीं पे काम नहीं करता, वो शरीर में किसी और एरिया में काम करता है। तो ब्लड के अंदर जब हार्मोन जाता है तो पूरी बॉडी में फैलता है और जहां पर काम करना होता है वहीं करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकला और उसको मान लीजिए कि उसको आपके टोस पे काम करना है, तो पूरे बॉडी पे फैलेगा तो सही, ब्लड के साथ पूरी बॉडी में घूमेगा, लेकिन असर सिर्फ टोस पे दिखाएगा बेटा। ये वाली बात आपको समझ आनी चाहिए वर्ड टारगेट ऑर्गन से, यानी जहां पे उसको काम करना चाहिए वहीं काम करेगा, कहीं और नहीं। आज उसकी करंट साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, आप नाम ध्यान से देखिए। Hormones are non-nutrient chemicals which
act as intercellular messengers and are produced in trace amounts. बहुत अच्छा डेफिनेशन है. क्या कहते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स. बेटा नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स क्या होते हैं? अगर मैं किसी चीज़ को नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल कहूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो हमारे पास चीज़ है, वो जो केमिकल है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं. दैट मीन्स किसी दिन आपने उठाया, हार्मोन खा लिया, पेट में गया, तो हार्मोन आपका कोई एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करेगा. समझ पा रहे? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल यानी ब्रेक डाउन पे इनसे कोई एनर्जी नहीं निकलती. पहला पॉइंट. विच एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर, दो सेल्स के बीच में मैसेज का आदान प्रदान करना, ये काम इसका हार्मोन का होता है. एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं, कम अमाउंट में बनते हैं. The new definition covers a number of new molecules in addition to the hormones secreted by organized endocrine glands. Next word आता है organized endocrine glands. बेटा देखो, क्लासिकल डेफिनेशन में हमने देखा था, ये क्लासिकल डेफिनेशन में हॉर्मोन्स एज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये बात आप समझ सकते हो. हार्मोन किसने बनाया? एंडोक्राइन ग्लैंड ने. ये तो बात हमें अच्छे से समझ आती है कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, डक्टलेस ग्लैंड, इस बात को तो समझने में कोई टेंशन नहीं. अब जरा ना तुम एक जरा अच्छे से फैक्ट देखना बेटा. यहाँ पर आपको एनसीईआरटी हाइपोथैलेमस, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरीज, ये गोल गोल करके दिखा दिया. इन स्ट्रक्चर्स का जो मेन काम है ना, वो क्या है? हार्मोन बनाना. ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने गोल गोल किए हैं, इनका मेन काम है हार्मोन बनाना बेटा. इनका कोई और मेन काम नहीं. बाकी दूसरे काम छोटे मोटे कर लेंगे, लेकिन इनका मेन काम हार्मोन बनाना है. ठीक. अब मुझे बताओ, स्टमक का मेन काम हार्मोन बनाना है क्या? हाँ या ना? तो आंसर होगा नहीं. स्टमक का मेन काम हार्मोन बनाना नहीं. लिवर है, क्या इसका मेन काम हार्मोन बनाना है? नॉट एट ऑल. स्टमक की बेटा बात करता हूँ मैं. स्टमक के पास से आपके पास गैस्ट्रिन बनता है, याद आया आपको? स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से आपके पास सिक्रीटिन बन रहा है. तो क्या स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक का मेन काम हार्मोन बनाना था? नहीं. यानी अगर मैं आपको ये वाली बात समझाऊं, यहाँ पे वर्ड था ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड. ये ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स ना बेटा, ये सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनको हम यहाँ पे इस तरीके से गोल गोल कर रहे हैं, ये सब ऑर्गेनाइज्ड है. यानी इनका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर इसलिए डेवलप हुआ ताकि ये क्या काम कर सके, ये एक हार्मोन बना सके. लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो नॉन ऑर्गेनाइज्ड हैं. नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह काम करते हैं. हमारी बॉडी में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे जो नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह काम करते हैं. ऐसा कहने का मतलब क्या? देखिए बेटा, अगर कोई चीज़ नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे उस ग्लैंड का, उस स्ट्रक्चर का काम तो मेजर कुछ और होगा, लेकिन वो एंडोक्राइन सिक्रीशन भी कर सकता है. बोलो, बात क्लियर हुई? सिंपल. तो यहाँ पे नई डेफिनेशन है. पुरानी डेफिनेशन में सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड बोला था. देखो, नई डेफिनेशन में लिखा है कि कोई ग्लैंड ग्लूंड कुछ भी नहीं लिखा है, बस बोल दिया कि हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हैं जो इंटरसेल्युलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं और छोटे छोटे तो कम कम अमाउंट में बनते हैं. ये नहीं बताया कि कहाँ से बन रहे हैं. इसलिए न्यू डेफिनेशन कवर्स अ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू हार्मोन सिक्रेटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. यानी ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा भी बाकी जगह से जो कोई ऐसे छोटे छोटे चीज़ें निकल रही हैं, उनको भी नई डेफिनेशन कवर करती है. Invertebrates possess a very simple endocrine system with few hormones, whereas large number of chemicals act as hormones and provide coordination in the vertebrates. क्या invertebrates के अंदर आपको hormones बनते हैं? ये सबसे common question पूछ लिया जाता है. बेटा common question ना कुछ इसी हिसाब से पूछे जाते हैं कि student की basic understanding check करने के लिए. अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कॉकरोच में कोई हार्मोन बनता है, तो आपके पास ना डायरेक्ट आंसर आएगा हाँ सर, आपने पढ़ाया था एक्डाइसोन. याद है आपको कुछ? ये एक्डाइसोन नाम की बेटा चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी. एक्डाइसोन क्या होता है आपको याद करो. आपको पढ़ाया था कि ये मोल्टिंग में हेल्प करता है, जुवेनाइल हार्मोन. इस तरीके से ये नाम मैं आपको जो लिख रहा हूँ ये मैं आपको बता चुका हूँ. पॉइंट, मुद्दे की बात बेटा यहाँ पर ये है कि इनवर्टिब्रेट्स, अगर मैं एज ए नाम बोलता हूँ तो इनवर्टिब्रेट्स में बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, हमारे अंदर बनते हैं. लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में जो नंबर ऑफ हार्मोन्स है वो हमारे कंपैरिजन में कम है.
देखो ह्यूमंस एज अ स्पीशीज क्यों इतने ज़्यादा डेवलप्ड हैं, इसका एक सिंपल रीज़न है कि हमारे बॉडी में जो कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम्स हैं, हमारा ब्रेन और हमारा हार्मोनल सिस्टम बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से बेटा डेवलप्ड है। इनमें उतना ज़्यादा डेवलप नहीं। समझ पा रहे हो मेरी बात? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक की बात आती है तो बेटा आप लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये पढ़ चुके हैं, यानी मैं इस वाले को टिक कर देता। ये वाला पोर्शन मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सबसे एंड में जा रहा हूँ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पे। किसमें? मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। क्या है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन? आओ देखो। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की क्वेश्चन ये है कि हार्मोन काम कैसे करता है। देखिए ना बेटा, हार्मोन जो है इस तरीके से मैं कहूँगा, ये हार्मोन जो था वो सिक्रीट हुआ। ओके, हार्मोन सिक्रीट हुआ और सिक्रीट होने के बाद ट्रैवल करता है थ्रू ब्लड और अपने टारगेट ऑर्गन के पास पहुंच जाता है। कहाँ पर? अपने टारगेट ऑर्गन के पास ये पहुंच जाता है। किसकी बात हो रही है यहाँ? ये हार्मोन की बात हो रही है। ये हार्मोन सिक्रीट हुआ, ये ब्लड के थ्रू ट्रैवल किया और टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचा। और यहाँ पे टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचने के बाद शो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, जो इसने अपना इफेक्ट दिखाना होता है वो दिखाते हैं। पॉइंट इज हाउ, मैकेनिज्म। इस हाउ को बेटा आंसर करने के लिए वर्ड आता है रिसेप्टर्स। क्या होते हैं रिसेप्टर? अगर आप एक रिसेप्टर को समझें तो आपके पास एक रिसेप्टर में मान सकता हूँ कोई एक ऐसा प्रोटीन की यूनिट है, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जिसके साथ कोई केमिकल आके बाइंड करेगा। और केमिकल आके जब एक रिसेप्टर के साथ, इस रिसेप्टर के साथ जब कोई केमिकल आके बेटा बाइंड करेगा ना, तो ये बाइंडिंग के बाद, इन दोनों की बाइंडिंग के बाद यहाँ पे अपने को इफेक्ट दिखाई देगा। क्या है वो इफेक्ट? इस बात को समझने से पहले ये जो केमिकल आ रहा है, मैं इसके बारे में कुछ आपको डिटेल्स देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले वो देखते हैं। बेटा केमिकल की नेचर आपको समझाने के लिए मैं आपको ना हार्मोनल क्लासिफिकेशन करवाना चाहता हूँ। क्या करवाना चाहता हूँ? हार्मोनल क्लासिफिकेशन। कि हमने ना हार्मोन्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांध रखा है। हार्मोन्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांध रखा है तो क्यों हमने, व्हाई डिड वी पुट दी हार्मोन्स इन डिफरेंट कैटेगरीज? एग्जैक्टली क्या है ना बेटा कि हार्मोन्स की अगर आप स्टडी करते हैं तो हार्मोन्स अलग अलग केमिकल नेचर्स के होते हैं। क्या हमारा ऐसा कहना सही होगा कि ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीन्स? तो ये स्टेटमेंट गलत होगा बेटा। ऑल हार्मोन्स आर नॉट प्रोटीन्स। हार्मोन्स प्रोटीन के अलावा स्टेरॉइड नेचर के भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली प्रोटीन के छोड़ो, वो अकेला अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। दैट मीन्स if you look at hormones, you realize that hormones are not just proteins but other natures also. और ये बात हम क्यों पढ़ रहे हैं? समझो इस बात को। आप हॉर्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना चाहते हो, isn't it? आप इस हाउ को आंसर करना चाहते हो कि ये हार्मोन काम कैसे करते हैं। तो बेटा काम कुछ इस तरीके से करते हैं कि रिसेप्टर और जो केमिकल होता है उसकी बाइंडिंग होती है। तो मुझे पॉइंट ये है कि मुझे इस केमिकल के बारे में स्टडी करनी है सबसे पहले, और उस केमिकल के बाद मुझे इस रिसेप्टर के बारे में स्टडी करनी है सेकंड पॉइंट। जब केमिकल और रिसेप्टर की मैं स्टडी कर लूँगा तो इनकी बाइंडिंग पे क्या असर आएगा फिर मैं उसको समझूंगा। यानी स्टेप 1, आई स्टडी अबाउट द केमिकल नेचर of that hormone. Next I study the type of receptor. फिर मैं बताऊंगा कि उनकी बाइंडिंग पे आपके पास असर क्या हो रहा है। और ये 3 स्टेप आपके कंप्लीट होंगे तो आपको हाउ यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन एकदम मक्खन की तरह समझ आ जाएगा। तो बेटा इसका हम स्टेप 1 केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स पढ़ना करते हैं शुरू। देखो हार्मोन्स को, कुछ हार्मोन्स अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स यानी कुछ अमाइनो एसिड्स जिनकी साइड ग्रुप
साइड ग्रुप्स देखते हो ना, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखना अपने, बीच में C, नीचे NH2, ऊपर COOH, एक R और एक दूसरा R2, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। 2 अल्काइल ग्रुप्स, एक कार्बोक्सिल ग्रुप और एक अमाइनो ग्रुप। एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी एक अमाइनो एसिड का। तो उन अमाइनो एसिड्स के जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो थोड़े से चेंज हो जाए, वो थोड़े से उनकी केमिकल नेचर चेंज हो जाए, यानी आपके पास इस पे अंदर जब किसी अमाइनो एसिड में जब बेटा आप ये R1 और R2 में कोई स्ट्रक्चर, जब आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर या ये वाला स्ट्रक्चर चेंज हो जाए और जैसे जैसे केमिकल ग्रुप्स लगेंगे वैसे वैसे डेरिवेटिव से होते हुए आपके पास अलग अलग हार्मोन्स बन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सबसे पहले टायरोसिन एक आपके पास अमाइनो एसिड है और जिसकी मॉडिफिकेशन से एड्रेनालिन बन सकता है, नॉर एड्रेनालिन बन सकता है, थायरॉक्सिन बन सकता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट बेटा कि ये पॉइंट, ये चीज़ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में आ सकती है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं रूम की लाइट एडजस्ट करता हूँ। यस बेटा, तो आई वाज टेलिंग यू कि ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव से बन रखे हैं टायरोसिन, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, ये 3 चीज़ें हैं। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? ये 3 अलग अलग हार्मोन्स टायरोसिन के डेरिवेशन से मिले। मैं आपको क्यों स्ट्रेस करके बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस बेटा डायरेक्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेड फ्रॉम द डेरिवेटिव्स ऑफ टायरोसिन, यू मस्ट बी एबल टू आंसर। नेक्स्ट, ट्रिप्टोफैन, मेलाटोनिन, डन। ओके, पेप्टाइड हार्मोन, छोटे छोटे शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, एग्जाम्पल ऑक्सीटोसिन, वसोप्रेसिन को हम ADH भी कहते हैं, और ADH का फुल फॉर्म आप खुद बता सकते हो, क्या बोलोगे बेटा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सारे के सारे पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, ठीक। नेक्स्ट, प्रोटीन हार्मोन्स, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स समझाऊंगा क्या होते हैं, थायरोट्रोपिक, गोनाडोट्रोपिक, और HCG और रिलैक्सिन, ये जितने नाम लिखे हैं बेटा एग्जैक्टली आपको इनमें से, इनफैक्ट ये बोलूँगा ये तो कभी सुने ही नहीं होंगे। HCG भी आपने नहीं सुना होगा, रिलैक्सिन भी आपने नहीं सुना होगा, आपने यहाँ पे ऑक्सीटोसिन नहीं सुना होगा शायद, वसोप्रेसिन आता है, सुना है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन आपने सुना है, एड्रेनालिन और एड्रेनालिन सुना है, थायरॉक्सिन भी सुना होगा, मेलाटोनिन नहीं सुना होगा। तो ये अलग अलग नाम है, अभी के लिए आपको नहीं समझ आते, कोई टेंशन नहीं। मुद्दे की बात ये है कि अभी आप इनको पढ़ेंगे, याद नहीं करेंगे। देखिए बेटा, समझदार बनो और कोई भी चीज़ आप तब याद करो जब वो चीज़ ना आपको बिल्कुल शानदार तरीके से आती है। मतलब कहने का क्या है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ आ जाए तो उसके बाद उसको याद करना ना बेहद आसान हो जाता है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग समथिंग इट इज़ वेरी वेरी ईजी टू रिमेंबर समथिंग। तो जाहिर सी बात बेटा, आप पहले किसी चीज़ को समझेंगे और समझने के बाद फिर उसको याद करेंगे। तो इन पॉइंट्स को जब ये मेरे 2 से 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, जब मैं आपको पीडियोट्री समझा दूंगा, तब आप इन सब चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है स्टेरॉइड हार्मोन्स। देखिए बेटा, अमाइनो एसिड, ओके, पेप्टाइड एंड प्रोटीन, क्या ये तीनों आपस में जॉइंट दिख रहे हैं आपको? आपने प्रोटीन्स वाला पोर्शन मेरे से बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा है, तो आपको पता है अमाइनो एसिड थोड़ा सा लंबा चेन बनाते हैं, पेप्टाइड्स, और कंपोजिट स्ट्रक्चर प्रोटीन। ये 3 स्ट्रक्चर्स अपने को अच्छे से समझ आ रहे हैं। अब प्रोटीन और उसके डेरिवेटिव्स को छोड़ के यहाँ पे स्टेरॉइड आपको एक नया कैटेगरी मिल रहा है। स्टेरॉइड्स बेटा, हम सिंपल सी फैटी, या फिर मैं ऐसा सिंपल सा बात करूँ तो स्टेरॉइड की बात कर रहे हैं, तो आप बेसिकली आप फैट्स की बात कर रहे हैं। यानी ऐसे हार्मोन्स जिनकी नेचर लिपिड नेचर है। कैसी नेचर है उनका? लिपिड लाइक नेचर है। हम उन हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। आपकी बॉडी में बनने वाले गोनाडल हार्मोन्स यानी 6 ऑर्गन्स में, प्राइमरी 6 ऑर्गन्स ओवरीज एंड टेस्टीज होती हैं, उनसे बनने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं टेस्टीज एंड ओवरीज। बेटा, टेस्टीज ओवरीज से बनने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके पास कैसे होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो अगर मैं आपको सिंपल सी बात कहूँ, टेस्टीज एंड ओवरीज से कौन कौन से हार्मोन बनते हैं, तो आप आंसर में बोल सकते हो प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, टेस्टी से बनेगा टेस्टोस्टेरॉन। ये जो हार्मोन्स बचे, ये वाले हैं ना हार्मोन्स, ये आपके पास हार्मोन्स कैसे हैं? गोनाडल यानी स्टेरॉइड इन नेचर। ठीक। दूसरा, एड्रिनल कॉर्टेक्स। अपनी बॉडी में एक ग्लैंड होता है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। दिखाता हूँ आपको कहाँ पर, जरा यहाँ पे फोकस करना। आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो,
यहाँ पे ये वाले पोर्शन बेटे, जस्ट ये वाला पोर्शन, ये दोनों अपने पास किडनी है। किडनी के ऊपर जो ये वाले ग्लैंड्स है ना, ये हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड्स है। यहाँ पे देखो एक ये वाला एनसीईआरटी ने ऐसे ही बना रखा है, बड़े ध्यान से देखना, ये दोनों दिख रहे हैं ना आपको मार्किंग्स, ये दोनों एड्रिनल ग्लैंड्स किडनी के जस्ट ऊपर होते हैं। आप एड्रिनल ग्लैंड को, जानबूझ के मैं डिटेलिंग बता रहा हूँ क्योंकि समझने में हेल्प करेगी। ये एड्रिनल ग्लैंड है, इसके 2 पार्ट्स कर सकते हो, कॉर्टेक्स और दूसरा मेड्यूला। कॉर्टेक्स उसका ऊपर वाला हिस्सा, मेड्यूला उसके इंटीरियर वाला हिस्सा। यानी अगर एड्रिनल ग्लैंड इस तरीके से हुआ तो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर आपके पास जो ये वाला पोर्शन होगा, जो बाहर बाहर आपको पिंक दिखाई दे रहा है, जो पोर्शन अब आपको दिखाई दे रहा है पिंकिश कलर में, वो आपको कॉर्टेक्स दिखाई देगा। और जो इसके अंदर वाला पोर्शन होगा, जिसको मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से बता दे रहा हूँ, वो सारा पोर्शन क्या होगा, मेड्यूला। कैन यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दिस अबव पोर्शन इज कॉर्टेक्स एंड दिस लो मिडल वाला पोर्शन इज मेड्यूला। तो एड्रिनल ग्लैंड में जो ये पिंक वाला पोर्शन है, कॉर्टेक्स वाला पोर्शन, बच्चे यहाँ से जो भी हार्मोन बनता है, कॉर्टिकल हार्मोन्स भी हम इनको कह सकते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से बनते हुए हार्मोन्स, इनकी नेचर बाय नेचर ही कैसे होते हैं, स्टेरॉइडल। कैसे नेचर होती है, बाय नेचर स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट एस्ट्राडियोल, ये भी बेटा आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। आइडोथायरोनिन्स, क्या है ये आइडोथायरोनिन्स? बेटा आप इतना देखिए कि ये जो आपका ये थायराइड ग्लैंड है ना गले के पास जो ये थायराइड ग्लैंड है, इस ग्लैंड से बनने वाले आपके पास जो हार्मोन्स होते हैं उनको आइडोथायरोनिन्स कहते हैं। यानी हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज आइडोथायरोनिन्स। आर वी डन बेटा यहाँ तक? अगर यहाँ तक हमारा समझ आ गया है, दैट मीन्स अगर मैं आपको वापस एनसीईआरटी में ले जाके समझाऊं कि अभी तक हमने क्या किया, मैं ये आपको कहूँगा कि देखो कहाँ गया भाई, यहाँ पे हम लेवल नंबर 1 यानी हम केमिकल समझ चुके हैं, केमिकल क्वालिटीज। मुझे देखना है रिसेप्टर्स और बाद में उनकी बाइंडिंग। तो इस पूरी कहानी को अब पढ़ने के लिए, अपने सेकंड स्टेप पे जाने के लिए हम एनसीईआरटी का यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। देखना आपको मस्त समझ आएगा। हॉर्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स ऑन टारगेट टिश्यूज बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर्स। ठीक, यानी अगर वो अपना असर दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? जो हॉर्मोन्स है बेटा वो केमिकल्स है ना, हॉर्मोन्स तो केमिकल्स हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, हार्मोन से केमिकल्स हैं। अब वो अपना इफेक्ट कैसे दिखाते हैं टारगेट टिश्यू पे? जब वो जाके किसी टारगेट टिश्यू पे स्पेसिफिक प्रोटीन्स यानी हार्मोन रिसेप्टर, टिश्यू के ऊपर इस तरीके से स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये स्ट्रक्चर कैसे है? प्रोटीन है, और ये प्रोटीन ऐसे स्ट्रक्चर को हम टर्म क्या करते हैं? हार्मोन रिसेप्टर। लोकेटेड ऑन द टारगेट टिश्यूज ओनली। दैट मीन्स मैंने क्या किया कि आपके पास एक हार्मोन दिया, और हार्मोन दिया कि जाओ भाई हार्मोन पूरी बॉडी में ब्लड में घूम। अब हार्मोन ने पूरी ब्लड के अंदर घूमा और ब्लड के साथ साथ पूरी की पूरी बॉडी के अंदर घूमा। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है कि हार्मोन जब पूरी बॉडी में घूमता है ना बच्चे, तो घूमने के साथ साथ अब वो बॉडी में कहीं पे भी तो बाइंड कर सकता था, लेकिन बाइंड करने की जगह भी तो चाहिए। तो जो टारगेट ऑर्गन होगा ना, वहीं पर, सिर्फ वहीं पर उस हार्मोन का टारगेट रिसेप्टर होगा, बाकी कहीं नहीं। यानी ऑन द टारगेट ऑर्गन यू विल फाइंड द रिसेप्टर फॉर दैट पर्टिकुलर हार्मोन। यानी आपको टारगेट टिश्यू पे ही वो हार्मोन रिसेप्टर अपने को मिलेगा। बोलो बात क्लियर हो रही है? गुड। हार्मोन रिसेप्टर्स present on cell membrane of target cells are called membrane bound receptors। यानी रिसेप्टर्स टारगेट टिश्यू में सेल के सरफेस पे भी लगा हो सकता है, और ऐसे कौन कहते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। एंड साथ साथ पढ़ते रहो, एंड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल आर कॉल्ड इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। यानी रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे, जैसे यहाँ पे मैंने बना रखा है, ये मेम्ब्रेन के ऊपर भी हो सकता है अगर मैं सेल की पूरी बात करूं, या सेल के अंदर भी हो सकता है। 1 और 2, ये 2 टाइप के रिसेप्टर हो सकते हैं, पहला मेम्ब्रेन बाउंड और दूसरा इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। और जो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर होते हैं दे आर मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, वो न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इतना आप समझ सकते हैं? डन। बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर leads to formation of hormone receptor
कॉम्प्लेक्स। हार्मोन जब अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो अगर मैं कहूँगा ये हमारे पास रिसेप्टर है, ये हमारे पास हार्मोन है, तो जब ये दोनों बाइंड कर जाते हैं तो बाइंड करा हुआ ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसको हम कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। Each receptor is specific to one hormone only and hence receptors are specific. Each receptor is specific to one hormone only. That means इस receptor में सिर्फ ये वाला हार्मोन आके बाइंड कर सकता है, ये वाला हार्मोन आके बाइंड नहीं कर सकता, ये वाला हार्मोन आके बाइंड नहीं कर सकता। यानी एक रिसेप्टर एक टाइप का हार्मोन, वेरी वेरी स्पेसिफिक। हेंस जो इसके एंडोक्राइन सिस्टम के रिएक्शंस होते हैं बेटा बहुत स्पेसिफिक होते हैं। Each receptor is specific to one hormone only and hence receptors are specific. Hormone receptor complex formation leads to certain biochemical changes in the target tissue. जब इनके कहते हैं कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं तो टारगेट टिश्यू में कुछ चेंजेस आते हैं। The target tissue metabolism and hence physiological functions are regulated by hormones. ये स्टेटमेंट अगर नहीं भी समझ आता तो समझाता हूँ। जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना तो टारगेट टिश्यू में आपके पास कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस और बाकी चेंजेस आने लग जाते हैं। केमिकल नेचर के बेसिस पे हार्मोन्स को एनसीईआरटी अलग अलग कैटेगरीज में डालता है। देखो मैंने पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन इनको अलग अलग, अमाइनो एसिड को अलग अलग दिखाया। एनसीईआरटी ने सबको इन तीनों को एक साथ, इसको अलग। तो आप याद करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। दो एग्जांपल दिए हुए, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। यहाँ पे जब मैंने बेटा आपको बताया पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, तो इन दोनों के जितने भी एग्जांपल्स हैं ये आपके दिमाग में होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ईजिली बनते हैं इवन आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो फोकस करिएगा बेटा। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स एटसेट्रा। स्टेरॉइड्स, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोडियोल, प्रोजेस्टेरॉन। देख रहे हो आप, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ये किसके हैं? स्टेरॉइडल हार्मोन्स। याद करो आपको बनाया था गोनाड्स बनाते, तो ये गोनाड्स बना रहे हैं ना। ईस्ट्रोडियोल समझाऊंगा बाद में। कॉर्टिसोल आपके पास कौन बना रहा है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब एनसीईआरटी आपको नाम दे देता है, मैंने आपको हिसाब ट्रिक दी है। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स बहुत सारे हार्मोन्स बना रहे हैं बच्चे, 3 अलग अलग हार्मोन्स बना रहे हैं। एनसीईआरटी ने सिर्फ यहाँ पे कॉर्टिसोल का नाम लिखा है। मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई इसका ये जितने भी हार्मोन्स है सब, तो आप चाहे कॉर्टिसोल बोलो, चाहे इसके अलावा आप कुछ भी अलग अलग एल्डोस्टेरॉन बोल दो, चाहे आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कुछ भी बोल दो, सब काम बन जाएगा। आइडोथायरोनिन, थायराइड ग्लैंड से बनने वाले हार्मोन्स आइडोथायरोनिन्स होते हैं। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स एपिनेफ्रिन। तो यहाँ तक बच्चे हम लोगों ने जो भी कहानी करी, इस सब की सब कहानी के अंदर हमने एक पॉइंट जाना, एक पॉइंट समझा कि यहाँ तक अरेंजमेंट में आप कंप्लीट केमिकल नेचर समझ चुके हैं। केमिकल नेचर के बाद आप देख रहे हैं, आपने थोड़ा सा देखा कि बाइंडिंग के बाद हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है और इससे शरीर में असर होता है। अब ये भी देख चुके हैं लेवल नंबर 2 की रिसेप्टर्स कैसे होते हैं। रिसेप्टर्स के नाम पे एक मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर और एक इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। कुछ रिसेप्टर मेम्ब्रेन के सरफेस पे होते हैं, कुछ रिसेप्टर सेल के अंदर होते हैं, और जो सेल के अंदर होते हैं ना रिसेप्टर्स, वो वाले रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन बाउंड कहलाते हैं। स्पेसिफिकली मोस्टली वो न्यूक्लियस से एसोसिएटेड होते हैं। इतना समझ सकते हैं। नेक्स्ट कहानी अपने को बाइंडिंग की पढ़नी है। ये कहानी बेटा हम करेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। लगे रहो, फोकस से पढ़ते रहोगे, खूब पढ़ाई करनी है, खूब आगे बढ़ना है। Keep enjoying, stay blessed. Jai Hind.